ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे रेसिस्टर्स इन पैरेलल के बारे में कुछ डिटेल बातें। ठीक है, तो जैसे देखें आप, जैसे हमने देखा कि दो रेसिस्टर जब सीरीज में होते हैं तो उनको हटा के एक अलग रेसिस्टर लगा देते हैं। ठीक है, कितने वैल्यू का वो भी हमने देख लिया बिल्कुल। वैसे ही दो रेसिस्टर्स अगर पैरेलल में है, जैसे आप यहां पे देखो, तो उनको हटा के हम एक सिंगल रेसिस्टर लगा सकते हैं और उस रेसिस्टर की जो वैल्यू होती है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है बट ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो अगर इन दो रेजिस्टर्स को हम इस रेजिस्टर से हटा रिप्लेस कर दें तो यहां पे अगर करंट I फ्लो कर रहा था तो अभी भी करंट I ही रहेगा। उसी तरीके से अगर दो के जगह पे तीन रेजिस्टर हैं पैरेलल में, तीन देख देंगे ये तीनों रेजिस्टर पैरेलल में, तो इन तीनों को हटाकर हम एक रेजिस्टर लगा सकते हैं सच दैट 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैसे अगर चार पैरेलल में होते तो प्लस 1/R4 हो जाता। समझ रहे आप मेरी बात? जैसे एक नंबर लेके मैं आपको समझाता हूं तो और समझ में आएगा। सपोज करें ये R1 है 2 ohms और ये R2 है 4 ohms। ठीक है, तो इन दोनों को हटा के हम एक सिंगल रेजिस्टर लगाना चाह रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना चाह रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो इस फॉर्मूले से आएगी। 1/R इक्वल्स टू 1/R1 दैट इज 1/2 प्लस 1/R2 दैट इज 1/4। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो विल गेट लाइक दिस 3/4। यहां से हमारे पास आ जाएगा R इक्वल्स टू 4/3 ohms। ठीक है, तो इस R की वैल्यू आ गई 4/3 ohms। तो कहने का मतलब है यहां पे ये दो रेजिस्टर 2 और 4 पैरेलल में थे, इन दोनों को हटा के अगर हम एक ही रेजिस्टर लगा दें 4/3 ohms का, 4/3 ohms का एक ही रेजिस्टर, ठीक है, तो पहले जो करंट फ्लो कर रहा था अभी भी वही करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और ये 4/3 हमने निकाला कैसे? इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब मैं आपको इस फॉर्मूले का प्रूफ बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से। हालांकि प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इस सर्किट पे हम फोकस करते हैं प्रूफ देखने के लिए। इस सर्किट पे पहले फोकस करते हैं। यहां से अगर करंट I आ रहा है तो वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें सपोज करो I1 करंट चला गया और इसमें I2। ठीक है, अब ये जो करंट्स हैं इनमें कुछ रिलेशन होगा जो मैंने आपको पहले ही बताया है। वो जो रिलेशन है वो बहुत सिंपल है, दैट इज I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। सही है, कोई डाउट नहीं। अब आप देखें यहां पे जो बैटरी लगाई हमने उसकी बात करते हैं। उस बैटरी का पोटेंशियल से V है। ठीक है, उस बैटरी का पोटेंशियल V है। ये जो सर्किट है उसमें भी बैटरी वही है, सेम बैटरी जो है वो सेम है। ठीक है, बस हमने इन दो रेजिस्टर्स की जगह पे एक रेजिस्टर R लगाया है। ठीक है, बैटरी सेम है। ओके, अब बात करते हैं हम से इस रेजिस्टर की। इसके लिए हम ओम्स लॉ लगाएंगे, इसके लिए ओम्स लॉ लगाएंगे। तो इसके लिए ओम्स लॉ लगाएंगे हम, तो I इक्वल्स टू V/R होता है ओम्स लॉ में। तो इसके थ्रू जो करंट है, ध्यान देंगे आप, प्रूफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है आपके लिए। इससे थ्रू जो करंट है उसको हम लिख देंगे I1। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, जो बैटरी का पोटेंशियल है ना वही इसके क्रॉस है। इसमें हो सकता है आपको डाउट है, आप ऐसा सोचो कि रेजिस्टर इन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, ये पॉइंट डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये पॉइंट भी डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। ओके, तो रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर है। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे V, बैटरी का पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस दैट इज R1। ठीक है, तो अब यहां पे I1 की जगह पे हम लिख देंगे V/R1। वैसे I2 उसके लिए इस रेजिस्टर के लिए ओम्स लगाएंगे तो उसी तरीके से V/R2 लिखेंगे। आई होप यू गेट दिस। यहां से हम V कॉमन ले सकते हैं तो विल गेट 1/R1 प्लस 1/R2। यहां से हम चाहे तो V कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आएगा, बट एनीवे विल सी दैट I डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हमने लिख ली इस सर्किट को एनालाइज करके। ओके, अब इस सर्किट को एनालाइज करते हैं। इस सर्किट में हमने क्या किया है, बैटरी वही रखी है और इन दोनों रेजिस्टर्स को हटा के हमने एक रेजिस्टर लगाया है। ठीक है, तो अब इस सर्किट में जो करंट है वो हो सकता है चेंज हो जाए, वो हो सकता है चेंज हो जाए और I' हो जाए। ठीक है, डिपेंड करता है इस रेजिस्टर की वैल्यू पे। टेक्निकली देखा जाए तो हमने सर्किट को चेंज किया है, तो
एक्सपेक्टेड है कि करंट भी चेंज हो जाए, तो इस करंट को हम आई डैश लिख रहे हैं। ओम्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं आपको पता है, आई डैश इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ठीक है, तो यहां से हम लिख लेंगे v इक्वल्स टू आई डैश इंटू आर। तो आप देखें v की वैल्यू एक इस इक्वेशन से आ रही है हमारे पास और एक इस इक्वेशन से आ रही है, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। दोनों से हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आप देखें जरा ध्यान से, i अपॉन 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 विल बी इक्वल्स टू i डैश इंटू r। ओके, इसको हम थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 इक्वल्स टू i डैश अपॉन 1 अपॉन r। ध्यान दें ये चीज और ये चीज सेम है, ध्यान दें आप, मैथ्स। नाउ यू सी द इंटरेस्टिंग थिंग, जो हमने सीरीज वाले केस में भी देखा था, उसके प्रूफ में भी देखा था। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये इक्वेशन ये बता रही है कि इफ 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 इक्वल्स टू 1 अपॉन r, अगर ये नीचे वाली क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बराबर हो जाए तो क्या होगा, इट विल मीन दैट i विल बी इक्वल्स टू i डैश। सही है, अगर ये क्वांटिटी इसके बराबर हो जाए तो i और i डैश बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली इट ऑल्सो मीन्स कि इफ 1 अपॉन r इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2, अगर ये क्वांटिटी इसके बराबर नहीं है तो i जो है वो i डैश के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो पॉइंट टू नोट इज कि ये करंट और ये करंट बराबर हो सकते हैं, ये करंट और ये करंट बराबर हो सकते हैं, कब, जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, और यही मैंने आपको बताया था, तो जो मैंने आपको बताया था वो हमने प्रूफ कर लिया है, दिस इज द प्रूफ। एनीवे, प्रूफ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, द मेन पॉइंट इज जो आपको याद रखना है कि अगर दो रेजिस्टर पैरेलल में हो तो उनको उठा के हम एक ही रेजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं और उस रेजिस्टर की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को और डीपली समझने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज सिंपल क्वेश्चन, 3 रेजिस्टर पैरेलल में आप देख सकते हो, तीनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, और एक बैटरी ऐसे कनेक्टेड है। देखते हैं पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन का, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको फॉर्मूला बताया मैंने, 1 अपॉन r विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3, क्योंकि यहाँ पे 3 रेजिस्टर है। ठीक है, इसको मैं r1 बोल रहा हूं ऑब्वियसली, इसको r2 और इसको r3। हम सबकी वैल्यू रखेंगे, हालांकि तीनों की वैल्यू सेम है, तो हो जाएगा 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6, तो यह आ जाएगा 3/6 इक्वल्स टू 1/2। 1 upon r equals to 1/2, which means that R equivalent is actually 2 ohms. 2 ohms. So that is our answer. That is our answer. तो मतलब है कि इन तीनों रेजिस्टर को हटा के हम एक सिंगल रेजिस्टर 2 ohms का लगा सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात? ओके गाइस, तो नेक्स्ट पार्ट, फाइंड टोटल करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में ये जो टोटल करंट आई है ये पता करना है। कैसे करेंगे, तो हम इस सर्किट के जगह पे आपको पता है कि एक नया सर्किट बना सकते हैं। बैटरी अपन वही रखेंगे 10 वोल्ट की, और इन तीनों की जगह पे हम ये वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा देंगे एक ही। ठीक है, तो वो हो जाएगा 2 ohms। ठीक है, इन तीनों की जगह पे हम 2 ohms लगा सकते हैं, और ये जो करंट आई है वो चेंज नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अब ये करंट आई कैसे निकालेंगे हम, ओम्स लॉ से। That will be I equals to V by R. V is 10 volt and R is 2 ohms. That comes out to be 5 amperes. So that is our answer. कि ये जो total current है वो 5 ampere के बराबर है। Let's do this question. उसमें आप देखिए एक डायग्राम भी दिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। R1 equals to 10 ohms. तो R1 की वैल्यू 10 ohms दी हुई है, तो लिखते जाते हैं। R1 equals to 10 ohms. R2 equals to 40. ये 40 ohms है। ठीक है, R3, R4, R5 सब दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं। जो भी दिया हो क्वेश्चन में डायग्राम में आपको लिख लेना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन बाबा पढ़ पढ़ के टाइम वेस्ट करेंगे अपना। ठीक है, सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू हमने लिख ली। एंड 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड। अच्छा, तो ये जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है।
ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालेंगे? देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बहुत, ठीक है। यहां पर भी रेजिस्टर्स है और यहां पर भी रेजिस्टर्स है और हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या करें? देखो, सबसे पहले तो एक काम ये करते हैं कि ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं साफ साफ, इनको हटा के इनका तो एक इक्विवेलेंट लगाएं यहां पे, ठीक है। ठीक है, तो हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे जिसमें बैटरी तो हमारी यही रहेगी, ओके, 12 वोल्ट। और ये स्विच बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, एमीटर बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है। ये दोनों को हटा के हम एक सिंगल रेजिस्टर लगाना चाहते हैं। उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपको पता है 1/R विल बी इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो R1 की जगह पे हम लिखेंगे 10 और R2 की जगह पे 40। दिस विल कम आउट टू बी 44 प्लस 1, दिस विल बी 5/40। यह आ जाएगा हमारा 1/8। तो R कितना हो गया हमारा? 8 ओम्स, 8 ओम्स। तो उन दोनों को हटा के हमने एक सिंगल रेजिस्टर लगा दिया 8 ओम्स का, ओके। अब इन तीनों को हटा के भी एक सिंगल रेजिस्टर लगा सकते हैं, तो उसी तरीके से लेट्स डू दैट। 1/R विल बी इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे तो विल गेट दिस, सो दिस इज 1/10, तो यानी R इज इक्वल्स टू 10 ओम्स, ठीक है। यानी इन तीनों को हटा के हम 10 ओम्स का एक रेजिस्टर लगा सकते हैं, 10 ओम्स, ओके। लेकिन हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना था, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। इन दोनों को हटा के हमने 8 ओम्स लगाया, इन तीनों को हटा के हम 10 ओम्स लगा सकते हैं। और आप देखेंगे अब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में। तो अब हम क्या करेंगे? बैटरी हमारी वही रहेगी 12 वोल्ट की, और इन दोनों को हटा के हम एक ही रेजिस्टर लगा सकते हैं विच विल बी सम ऑफ दीज टू। ये दोनों सीरीज में है तो ऐड हो जाएंगे, तो दिस विल बी 18 ओम्स, राइट। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो है वो हो गया 18 ओम्स। दिस इज आंसर ऑफ माय फर्स्ट पार्ट ए। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना था? टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो वो हो गया हमारा 18 ओम्स, 18 ओम्स, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। फिर बी पार्ट में है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, वो तो आप निकाल ही लेंगे अब आई बहुत आसानी से। ये आई कैसे आएगा? this I will be by Ohm's law V by R। V हम लिखेंगे 12, R हम लिखेंगे 18। दिस विल कम आउट टू बी 2/3 एम्पियर। तो ये हमारा टोटल करंट हो जाएगा 2/3 एम्पियर। आंसर ऑफ पार्ट बी, ओके। सो आप देख सकते हैं कैसे ये कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला क्वेश्चन हमने आसानी से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिया है, ओके। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऐसा एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें आप देखिए 3 रेजिस्टर्स हैं, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको? तो देखिए क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों क्या है? पैरेलल में। तो इनको हटा के एक ही रेजिस्टर लगाया जा सकता है, कितने का? लेट्स फाइंड आउट। 1/R 1/10 प्लस 1/5। तो यहां से हमारे पास आएगा 10, 1 प्लस 2 that is 3/10। तो R will be equals to 10/3, that is 3.33, ठीक है। तो इन दोनों को हटा के हम इतने वैल्यू का एक ही रेजिस्टर लगा सकते हैं, तो हमारे पास जो सर्किट है वो ऐसा आ जाएगा। ये 10 ओम्स और इन दोनों को हटा के 3.33 ओम्स, राइट। अब ये दोनों कैसे हैं स्टूडेंट्स? सीरीज में, आपको दिख रहा होगा। तो अब इन दोनों सीरीज में है ये दोनों, तो हम इन दोनों का रेजिस्टेंस इन दोनों का रेजिस्टेंस जो है वो ऐड कर देंगे, 10 प्लस 3.33, सो दैट विल बी 13.33 ओम्स। दैट विल बी आवर आंसर। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा इस कॉम्बिनेशन का, जिसमें 2 पैरेलल में थे और एक उसके साथ सीरीज में, ओके। न्यू क्वेश्चन गाइज, इन द सर्किट डायग्राम गिवन, ये जो सर्किट दिया हुआ है उसकी बात की जा रही है। Suppose a resistor R1, R2, R3 have the value this। इन तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू दी हुई, लिख लेते हैं 5 ओम्स, 10 ओम्स एंड 30 ओम्स, ठीक है। Which have been connected to a battery of 12 वोल्ट। ये बैटरी 12 वोल्ट की है, ठीक है। Calculate the current through each resistor, ओके। तीनों रेजिस्टर से करंट निकालना है,
ठीक है, इससे करंट I1 फ्लो कर रहा है वो निकालना है, इससे I2 फ्लो कर रहा है वो निकालना है, और इससे I3 फ्लो कर रहा है ये निकालना है। ओके, बी पार्ट में टोटल करंट इन द सर्किट, ये जो टोटल करंट है I, कैपिटल I, ये निकालना है। ठीक है, सी पार्ट में टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में ये निकालना है। बहुत सारी चीजें निकालनी है इसमें स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले आप सी पार्ट करें, एक्चुअली ये सबसे लास्ट में जोड़ दिया हुआ है बट ये सबसे सिंपल है। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। क्या करेंगे, लेट्स सॉल्व दिस। सी पार्ट फर्स्ट, तीनों जो है वो पैरेलल में है, आप समझ रहे हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1/R, दैट विल 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, दिस विल बी इक्वल्स टू 6 प्लस 3 प्लस 1, दैट इज 10/30। ठीक है, तो यहां से हमारे पास R आ जाएगा 3 ohms। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, कि इन तीनों का मिला के जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज 3 ohms, दैट इज 3 ohms। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम बी पार्ट पर अटैक करते हैं। ठीक है, द टोटल करंट इन द सर्किट, ये जो टोटल करंट है वो कैसे निकाला जाए। तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आई एम श्योर। क्या करेंगे हम, इन तीनों को हटा के हम ये एक रेजिस्टर अपना लगा के नया सर्किट बना लेंगे ऐसे, बैटरी वही रहने देंगे। ठीक है, बैटरी हमारी टोटल 12 वोल्ट की, और इन तीनों को हटा के हमने एक ही रेजिस्टर लगा दिया 3 ohms का, और ये हमारा टोटल करंट आई कैसे निकलेगा, ओम्स लॉ से। I इक्वल्स टू V बाई R स्टूडेंट्स, तो V इज 12 एंड R इज 3, सो दैट इज 4 amperes। तो दिस इज आंसर ऑफ पार्ट बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखें आप। ओके, नाउ विल मूव टू द पार्ट ए। पार्ट ए मैं बोलूंगा कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा सा उसमें काम ज्यादा करना है। ए में क्या है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, ये तीनों करंट हमें निकालने हैं, तीनों करंट। ठीक है, तो I1 कैसे निकालेंगे, लेट्स लुक एट I1। ओम्स लॉ से I1 को लिखेंगे V/R। ठीक है, व्हाट इज V? V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वही होगा जो इस बैटरी का है, जो इस बैटरी का है। ठीक है, तो वो होगा 12 डिवाइड बाय रेजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस है 5। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया आप देख सकते हैं, इस 12/5 दैट इज एक्चुअली 2.4 एम्पियर। ठीक है, वैसे I2 निकालेंगे V/R। ठीक है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वही होगा जो बैटरी का है, 12 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टर दैट इज 10, दैट इज 1.2 एम्पियर। वैसे I3 निकालेंगे V/R, V इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी 30 डिवाइड बाय R, दैट सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 डिवाइड बाय रेजिस्टर दैट इज 30, तो ये कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ओके, तो वी हैव सॉल्व द फर्स्ट पार्ट एज वेल। ये क्वेश्चन देखें, ये जो क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है बट ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ohms, मतलब एक इलेक्ट्रिक लैंप है। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस 100 ohms है, और टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ohms। समझ रहे हैं आप, एक टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ohms है, एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टर 500 ohms। तो बेसिकली 3 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं हमारे पास। ठीक है, तो क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो हम सोच सकते हैं कि वो एक रेजिस्टर है। ठीक है, कोई बल्ब है तो हम सोच सकते हैं कि वो एक रेजिस्टर है, कोई लैंप है, लैंप तो बल्ब भी हो गया खैर, कोई वाटर फिल्टर है, मतलब बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो हम सोच सकते हैं वो एक रेजिस्टर की तरह है। टोस्टर है जो किचन में होता है तो हम सोच सकते हैं वो एक रेजिस्टर की तरह है। ठीक है, तो वो बेसिकली हमें सोचना है कि 3 रेजिस्टर हैं, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो हमारे सोच सकते हैं कि ऐसे 3 रेजिस्टर है हमारे पास और तीनों को पैरेलली कनेक्ट किया गया है। ठीक है, कितने कितने के, 100 ohms, 50 ohms एंड 500 ohms। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था ना लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है बट क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, तो लैंप का रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो हम लैंप को एक रेजिस्टर की तरह सोचेंगे, टोस्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो हम टोस्टर को एक रेजिस्टर की तरह सोचेंगे, वाटर फिल्टर का रेजिस्टर दिया हुआ है तो हम उसको एक रेजिस्टर की तरह सोचेंगे। आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्ट कर दिया टू अ 200 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, टू अ 200 वोल्ट सप्लाई,
देखिए कई बार आपको ये वर्ड सप्लाई मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सप्लाई वर्ड का मतलब आप बैटरी ही समझे। बहुत सारे क्वेश्चंस में, जैसे हम आगे भी देखेंगे, सप्लाई वर्ड का या सोर्स वर्ड, सॉरी यहां सोर्स वर्ड यूज किया गया है, सप्लाई का भी मतलब एक्चुअली वही होता है, तो सोर्स वर्ड यूज किया गया है तो हम उसका मतलब बैटरी ही समझेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है फिर से हम पढ़े, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ohms, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टर 50 ohms, अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टर 500 ohms, 3 रेजिस्टर और कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट सोर्स, मतलब 220 वोल्ट बैटरी। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है। तो यानी ये एक 220 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, ओके। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज दी, आगे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को अपन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। अब वो एक इलेक्ट्रिक आयरन के रेजिस्टर की बात कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक आयरन है उसका रेजिस्टेंस है कुछ आर, ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, उसको उसी बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसी बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, connected to the same source that takes as much current as all the 3 appliances. Okay, तो क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको बोला था, ये 3 रजिस्टर कनेक्टेड हैं एक बैटरी से, कुछ करंट खा रहे हैं, ठीक है। अब इन 3 की जगह पे हमने एक ही रजिस्टर लगाया, इलेक्ट्रिक आयरन का रजिस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन का, तो एक ही रजिस्टर लगाया उसी बैटरी के क्रॉस, ठीक है, और करंट अभी भी सेम ही फ्लो कर रहा है, सेम ही फ्लो कर रहा है। तो बताना ये रजिस्टर कितना है, बहुत सिंपल है भाई, समझ ही गए होंगे आप। 2 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 एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या मुझे, निकाल लेंगे वो आगे आप सॉल्व करके, ठीक है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे और ये रजिस्टर की वैल्यू निकाल लेंगे। हो सकता है कि लैंग्वेज के कारण आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, ठीक है, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को शांति से पढ़ें और फिर देखिए मैंने क्या किया है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, गारंटी मेरी, प्रॉमिस। अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स हैव अ लुक। देखो ये एक वायर है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ohms। अब देखो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, द वायर इज कट इनटू 2 हाफ्स, ओके, तो उस वायर को 2 हाफ्स में कट कर रहे हैं, ठीक है। देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन तो आप समझ ही रहे होंगे। पहले अपन क्या कर रहे हैं कि इस वायर को 2 पार्ट में काट रहे हैं, काटेंगे 2 पार्ट में तो क्या होगा, एक पार्ट ऐसा बन जाएगा हमारे पास और एक पार्ट ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इक्वल हाफ्स में काटा हमने, इक्वल हाफ्स में, इक्वल हाफ्स में काटने का मतलब है कि इसका लेंथ अगर L था तो इसका लेंथ L/2 और इसका लेंथ भी L/2, राइट। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस 10 था तो सिर्फ इतने पार्ट का, आधे पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा इस आधे पार्ट का रेजिस्टेंस, क्या लगता है आपको। इट्स सिंपल, आप सोच पा रहे होंगे शायद, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L/A, वो यूज करेंगे हम, ठीक है। देखो रो चेंज नहीं हुआ है, अगर ये कॉपर की वायर थी तो अभी भी कॉपर की है तो रो तो सेम ही रहा, इसका जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया था वो भी चेंज नहीं हुआ है, वो भी वही रहा। क्या चेंज हुआ है, लेंथ, पहले इसकी लेंथ L थी, अब जो इसकी लेंथ है वो L से L/2 हो गई है, हाफ हो गई है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं लेंथ अगर L से L/2 हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी जो है वो आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अगर ये 10 ohms था तो ये क्लियरली 5 ohms हो जाएगा, ठीक है, और वैसे ही ये भी 5 ohms, राइट, ओके। तो 10 ohm के इस रेजिस्टर को हमने 2 पार्ट में काट दिया, आधे आधे में, तो ये 5 ohms बन गया और ये भी 5 ohms, राइट। अब हमने क्या किया, देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इन दोनों रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम सोच सकते हैं कि हमने, मेरे पास 2 5 ohms के रेजिस्टर्स हैं और उनको हमने क्या किया, पैरेलल में इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों, ये तो आपको पता ही है, 1/R will be 1/R1 plus 1/R2, that will be 1/5 plus 1/5, that will be 2/5। तो यहां से हमारा आ जाएगा R equals to 5/2,
दैट इज 2.5 ohms. So this is our answer. ये हमारा आंसर हो गया, राइट. लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. ओके, क्या क्वेश्चन है देखते हैं. A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. ठीक है, तो पहले ये सिचुएशन को देखते हैं हम. बोला जा रहा है a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. मतलब हमारे पास एक वायर है, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, R. ठीक है, और सपोज करो उसकी लेंथ L है. एक वायर है जिसकी लेंथ L है, उसका रेजिस्टेंस R है. इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. इसको 5 इक्वल पार्ट्स में काट रहे हैं, बनाते. तो ये हमने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया. तो हर पार्ट की जो लेंथ है वो L/5 हो जाएगी. सही बात है. किसी भी एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन हमने एक पहले किया है. किसी भी एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा निकाल पाएंगे हम, बिल्कुल. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ρL/A. ठीक है, तो पहले लेंथ L थी, अब L से वो L/5 हो गई है, तो रेजिस्टेंस भी 5 गुना कम हो जाएगा. तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/5. हर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/5. ठीक है, सही है. ओके, तो अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, वो हमने देख लिया. These parts are then connected in parallel. ओके, अब इन सारे पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है. ठीक है, तो हम सोच सकते हैं कि हमारे पास 5 रेजिस्टर्स हैं. इस तरीके से 5 रेजिस्टर है और सब की वैल्यू कितनी है, R/5. और इनको हमने पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. सबकी वैल्यू कितनी है, R/5. ओके, नेक्स्ट, if the equivalent resistance of this combination is R dash, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R डैश बताया जा रहा है. ठीक है, तो R डैश कितना होगा निकाल सकते हैं हम स्टूडेंट्स, बिल्कुल. कैसे, 1/R डैश will be equals to 1/R/5 plus 1/R/5 plus 1/R/5 plus 1/R/5 plus 1/R/5. 5 टाइम्स. क्यों 5 बार, क्योंकि 5 रेजिस्टर है. तो ये हमारे पास आ जाएगा, आप देखें, 5 इंटू 1/R/5. सही बात है. ये आ जाएगा, आप देखें कितना, 25/R. 25/R. यहां से हमारे पास आएगा R डैश इक्वल्स टू R/25. ठीक है, कुछ लोग यहां की मैथ्स में थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आपको नहीं होना है. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5, इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं 5/R. ठीक है, तो फिर हमारे पास 25/R आ जाएगा. एनीवेज, R डैश निकाल लिया हमने. ठीक है, अब आगे क्या करना है, देन द रेशियो, R और R डैश का रेशियो बताना है स्टूडेंट्स. R और R डैश का रेशियो बता पाएंगे क्या, बिल्कुल. यहां से आप देखें R डैश बाई R कितना आ रहा है, R डैश बाई R 1/25. ठीक है, लेकिन हमें बताना है R बाई R डैश, R बाई R डैश. तो R बाई R डैश कितना हो जाएगा, 25. R बाई R डैश इज 25. दिस इज द आंसर. कौन सा ऑप्शन सही है आप देखें, ऑब्वियसली D option is correct. D option is correct. Good question. This is also a good question. Let's read it. N resistors of 50 ohms. ठीक है, तो N resistors है हमारे पास. N की वैल्यू में पता नहीं है. N की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, whatever. तो N नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हमारे पास है. सबकी वैल्यू कितनी है, 50 ohms. ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल. उनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायग्राम बनाते रहना चाहिए. ठीक है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो. तो ये रहा हमारा डायग्राम. अब देखिए 50 ओम्स के रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं पैरेलल में. कितने एग्जैक्टली ये तो पता नहीं, n है. अब n क्या है पता नहीं, तो यहां से मैंने डॉटेड लाइन बना दी है. इसका मतलब पता नहीं कितने हैं, बस सब पैरेलल में कनेक्टेड हैं. ठीक है, तो n रेजिस्टर्स ऑफ 50 ओम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल थ्रू अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट. ठीक है, थ्रू अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट, मतलब 20 वोल्ट की एक बैटरी इस तरीके से कनेक्टेड है. ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी. ठीक है, टोटल करंट इन द सर्किट इज 2 एम्पियर. इस सर्किट में टोटल करंट जो है वो है हमारा 2 एम्पियर. टोटल करंट इज 2 एम्पियर. ठीक है, टोटल करंट इन द सर्किट इज 2 एम्पियर. फाइंड n. ये जो n है इसकी वैल्यू निकालनी है. तो
क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे डायग्राम बनाने से कि बहुत सारे रेजिस्टर्स 50 ओम्स के पैरेलल में कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ, और करंट जो फ्लो कर रहा है वो 2 ओम्स है। ठीक है, तो एन की वैल्यू बतानी है। क्या करें बच्चों, आप समझ रहे होंगे क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले ये जो पैरेलल वाले रेजिस्टर्स हैं उनका इक्विवेलेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, देखें 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश डैश। कितनी बार लिखें, कितनी बार लिखें, हमें पता ही नहीं है कितने रेजिस्टर्स हैं एक्चुअली। अगर यहां 5 रेजिस्टर होते तो हम 5 टर्म्स लिखते, 10 रेजिस्टर होते तो हम 10 टर्म लिखते, 20 रेजिस्टर होते तो 20 टर्म लिखते। अभी हमें पता नहीं है, तो यहां पे लिखने का स्टाइल कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं आप, लाइक दिस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश अप टू 1/R है। ठीक है, अगर n की वैल्यू 5 आती है तो लास्ट वाला R5 होगा। ठीक है, n की वैल्यू 10 होती है तो लास्ट वाला R10 होगा। ठीक है, आप ध्यान दें R1 R2 R3 जितने भी रेजिस्टर्स हैं सबकी वैल्यू तो क्या है, सेम 50। तो यहां पे लिखेंगे 1/50 प्लस 1/50 प्लस 1/50 प्लस डैश 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 प्लस 1/50, सब जगह पे 50 आएगा। कितने टर्म्स है यहाँ पे, कितने हैं ये, जितने रेजिस्टर्स हैं मतलब n टर्म्स, यहाँ पे n टर्म्स है हमारे पास, ऐसे n टर्म्स। ठीक है, पहला टर्म पहले रेजिस्टर के लिए, दूसरा टर्म दूसरे रेजिस्टर के लिए, वैसे टोटल n रेजिस्टर है तो n टर्म्स। तो आप थोड़ी मैथ्स लगाएं, यहाँ पे 1/50 को हम ऐड कर रहे हैं कितने बार, n बार, तो ये एक्चुअली हो जाएगा n इंटू 1/50, n इंटू 1/50। तो यहां से हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 50 डिवाइड बाई n ओम्स। सही है, यानी कि ये जो n रेजिस्टर्स हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना होगा। अब क्या करें, तो इन रेजिस्टर्स को हटा के हम एक रेजिस्टर लगा सकते हैं इतने वैल्यू का। तो लेट्स डू दैट। तो हम सपोज करेंगे कि हमारे पास एक ही रेजिस्टर है इतनी वैल्यू का, बैटरी अपन वही रखेंगे मतलब 20 वोल्ट की, और करंट कितना है सर्किट में 2 एम्पियर। ठीक है, अब आप सब समझ गए होंगे कि ये n कैसे आने वाला है, समझ गए। क्या करें, ओम्स लॉ आएंगे तो I इक्वल टू V बाई R होगा। ठीक है, सर्किट में I कितना है 2 है, V कितना है 20 है, और R जो है वो है 50/n। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो मैं कर ही देता हूं, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से n जो है आपका वो आ जाएगा 5। आप इसको ठीक से सॉल्व करके देखना, मैथ से सिंपल सी, n आ जाएगा 5। दैट इज आवर आंसर। इसका मतलब यहां पे कितने रेजिस्टर्स कनेक्टेड है पैरेलल में, कितने, 5। दैट इज आवर आंसर। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी, ध्यान दें आप, हाउ मेनी 156 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड, ठीक है, टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, तो खुद आपको क्वेश्चन का मतलब ठीक है समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, यहां पे जो लाइन वर्ड लिखा हुआ है इसका, ये जो लाइन वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब बेसिकली है बैटरी। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन में ये वर्ड लाइन यूज किया जाएगा तो आपको समझ जाना है वो बैटरी है। ठीक है, तो 220 वोल्ट लाइन मतलब 220 वोल्ट की बैटरी की बात की जा रही है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मेनी दिस ओम्स रेजिस्टर्स, मतलब इतने ओम के कितने रेजिस्टर्स चाहिए हमें पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, टू कैरी 5 एम्पियर करंट, कितना करंट कैरी करना है 5 एम्पियर, और बैटरी इतने वोल्ट की। सो देखो अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया ना बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन। आप सपोज करो कि इसके n रेजिस्टर्स हमें चाहिए, n रेजिस्टर्स पैरेलल में, तो पहले तो डायग्राम बना लें आप। तो 176 ओम्स के बहुत सारे रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, कितने, n, यही हमें निकालना है। ठीक है, हाउ मेनी 176 ओम्स रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस मच ऑफ करंट ऑन अ 220 वोल्ट बैटरी। कहने का मतलब है इससे बैटरी कनेक्टेड है कितने पोटेंशियल की, 220 वोल्ट की। ठीक है, और हमें कितना करंट कैरी करवाना है 5 एम्पियर। ठीक है, ये सिचुएशन है बेसिकली कि बहुत सारे रेजिस्टर्स ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इतना करंट फ्लो कर रहा है, बताना है कि कितने रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप समझ गए होंगे हम क्या करेंगे, पहले इन रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे 1/R विल बी 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176, कितनी बार हमें पता तो है नहीं,
n रेजिस्टर्स हैं तो मतलब n बार, प्लस डैश 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 n टाइम्स, ठीक है। ऑब्वियसली ये कितना आएगा, n अपॉन 176। तो यहां से हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 176 डिवाइडेड बाय n। ओके, दिस मच ओम्स। अब क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टर्स हमारे पास पैरेलल में है उन सबको हटा के हम एक सिंगल रेजिस्टर इतने वैल्यू का लगा सकते हैं, सिंगल रेजिस्टर इतने वैल्यू का लगा सकते हैं, तो वही करेंगे, ठीक है। तो हम एक सिंगल रेजिस्टर लगा रहे हैं, उसकी वैल्यू हम रख रहे हैं 176 बाई n ओम्स, ठीक है। और वो इतनी इसी बैटरी से कनेक्टेड है, 220 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। और करंट कितना है, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। अब आप समझ गए होंगे एन कैसे निकलेगा, ओम्स लगा देंगे, I इक्वल्स टू V अपॉन R। I इज 5, V इज 220 एंड R इज 176 डिवाइड बाई n। तो ये हो जाएगा 220 इंटू n डिवाइड बाई 176, ठीक है। तो यहां से n आ जाएगा हमारा 5 इंटू 176 डिवाइड बाई 220। अब यहां पे थोड़ा मैथ्स लगाए हम तो ये कितना हो जाएगा, 44 आएगा यहां पे, फिर ये 44 से ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज 4। दिस इज आवर आंसर। तो हमारे पास कितने रेजिस्टर्स थे पैरेलल में, 4। ओके, लेट्स सी दिस, जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है बड़ा, देखा जाए तो अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए जा रहे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। वैसे कई सारे पार्ट है क्वेश्चन के, देखते हैं। ए पार्ट, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक रेजिस्टर है हमारे पास 1 ओम और एक रेजिस्टर है हमारे पास 10 टू पावर 6 ओम, ठीक है। दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सिंपल है, 1 अपॉन R विल बी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर 6, सही है। तो ये आप देखिए कितना आ जाएगा, 10 टू, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6 प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा R इक्वल्स टू 10 टू पावर 6 डिवाइड बाई 10 टू पावर 6 प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व किया जा सकता है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। बी पार्ट करते हैं। अब क्या है, 3 रजिस्टर है, 1 ओम, 10 टू पावर 3 एंड 10 टू पावर 6। अब उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10 टू पावर 3 प्लस 1 अपॉन 10 टू पावर 6, ठीक है। ये आएगा हमारा कुछ इस तरीके से, 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस 10 टू पावर 6। तो यहां से हमारा R आ जाएगा 10 टू पावर 6 डिवाइड बाई 10 टू पावर 6 प्लस 10 टू पावर 3, सॉरी यहां पे 1 आएगा, आपने पकड़ी ली होगी मेरी ये गलती, बहुत छोटी गलती है, माफ करें प्लीज मुझे, आई एम रियली सॉरी, प्लस 1, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट तो किया ही जा सकता है, ठीक है। तो निकाल लिया हमने। अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान था ये, ठीक है। हम तो इससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं, तो शायद आप सोच रहे होंगे कि अब हम इतने सिंपल सा क्वेश्चन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं जो आगे भी कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में, डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके काम आएगा। आप ये रेजिस्टर की वैल्यू देखो, क्या आप इतना समझ पा रहे हो कि ये वैल्यू लेस देन 1 है, ये जो वैल्यू है लेस देन 1 है, समझ पा रहे हो। ऊपर 10 टू पावर 6 है, नीचे 10 टू पावर 6 से थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये पूरी क्वांटिटी जो हो गई वो लेस देन 1 है। वैसे यहां पे भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आप देखो ध्यान से, वो भी कैसा है, लेस देन 1 है। देखें आप कैसे, ये 10 टू पावर 6 है और यहां पे 10 टू पावर 6 से ज्यादा चीज है, ठीक है। तो पूरा क्या हो जाएगा, लेस देन 1, ठीक है। आप ध्यान दो, द पॉइंट इज दिस कि हमारे पास यहां पे 2 रेजिस्टर थे पैरेलल में, 2 रेजिस्टर पैरेलल में, ठीक है। एक था 1 और एक था 10 टू पावर 6, ये बहुत बड़ा था, ठीक है। लेकिन इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 1 से छोटा आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है। वैसे यहां पर भी 3 रेजिस्टर थे और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 1 से, यानी सबसे छोटे रेजिस्टर से भी छोटा आ रहा है, सबसे छोटे रेजिस्टर से भी छोटा आ रहा है। तो एक्चुअली फंडा ये होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in parallel combination, equivalent resistance in parallel is less than
ऑल द रेजिस्टर्स, इज लेस देन ऑल द रेजिस्टर्स। मतलब अगर हम दो रेजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो इन सारे रेजिस्टर से कम ही आएगा, इससे भी कम आएगा, इससे भी कम आएगा। तो इसलिए आप देखिए 1 से कम है। ऐसे यहां पर भी अगर हम 3 रेजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इन सारे रेजिस्टर से कम आएगा, इससे भी कम, इससे भी कम, इससे भी कम, मतलब 1 से भी कम इस केस में। समझ रहे हैं आप? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे हम तो आपको अच्छा लगेगा कि ऐसा सिचुएशन है कि ये 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में है, ठीक है, तीनों पैरेलल में आप देख सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन। क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चारों में से? देखिए आपको यहां पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो ऐसे हो जाएगा। देखो 15 ओम्स हो सकता है क्या? 15 ओम हो सकता है क्या इन तीनों का? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, जब रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, देखो यहां पे बताया था, जब रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इन तीनों से कम होता है, सबसे कम होता है। ये तो 10 से भी कम होगा, 20 से भी कम होगा और 30 से भी कम होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो तीनों से कम आएगा, ठीक है। तो 15 तो 10 से बड़ा है, नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्या? ये भी नहीं हो सकता, 10 से बड़ा है। ये हो सकता है क्या? आते हैं इस पे वापस, ये देख लेते पहले। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 11 10 से बड़ा है। और ये होने के चांस बनते हैं क्योंकि ये 10 से भी छोटा है, 20 से भी छोटा है और 30 से भी छोटा है, ठीक है। और ये तीनों तो हो ही नहीं सकते थे, इसका मतलब यही हमारा सही आंसर होगा। समझ गया? तो दिस इज अ गुड पॉइंट कि अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सारे रेजिस्टर्स से छोटा होता है। इनफैक्ट जब रेजिस्टर्स सीरीज में होते हैं, सीरीज में, तो इसका उल्टा होता है। सीरीज में जैसे ये दोनों रेजिस्टर्स अगर सीरीज में 2 ओम्स और 4 ओम्स, तो आप देखिए इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 + 4 दैट इज 6 ओम्स, ठीक है। तो क्योंकि हम दोनों को ऐड कर रहे होते हैं सीरीज में निकालने के लिए रेजिस्टर, हम रेजिस्टर्स को ऐड कर रहे होते हैं, तो यहां पे जो रेजिस्टर आता है, रेजिस्टेंस आता है, वो सारे रेजिस्टर से बड़ा होता है, सारे रेजिस्टर से बड़ा होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in series is more than all the resistors, all the resistors। समझ रहे हैं आप बात? तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि पैरेलल में क्या होता है और सीरीज में क्या होता है। पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा आएगा, और सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे बड़ा आएगा, बड़ा। Okay, what is this question? What is the highest, और B part में the lowest, what is the highest and the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance 4 ohms, 8 ohms, 12 ohms and 24? ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं? हमारे पास बेसिकली 4 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। कितनी वैल्यूज के लिखा हुआ है, इनको कंबाइन करना है। सीरीज में करें, पैरेलल में करें, वो हमें सोचना है। हमें इनको कंबाइन करना है। आप सोचिए अगर हम इनको अलग अलग तरीके से कंबाइन करेंगे तो रेजिस्टर भी अलग अलग बनेगा। जैसे कि अगर हम इन सबको सीरीज में कंबाइन कर देंगे, सबको सीरीज में कंबाइन कर देंगे तो अलग अमाउंट का रेजिस्टेंस बनेगा। सबको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो अलग अमाउंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग तरीके से जब कनेक्ट करेंगे तो अलग अलग अमाउंट का रेजिस्टेंस बनेगा। तो पहले पार्ट में ये पूछा गया है हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब इनको ऐसे कनेक्ट करना है ताकि रेजिस्टेंस जो हो वो ज्यादा से ज्यादा आए, हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको इन रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करना चाहिए हमें? बहुत सिंपल है। अगर आपको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो इन सबको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब रेजिस्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है इन सबसे बड़ा होता है, इन सबसे बड़ा होता है, तो हाई हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा 4 + 8 + 12 + 24, दिस विल बी 48 ओम्स, ठीक है। तो इन सबको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमें हाईएस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस मिलेगा और वो मिलेगा 48 ओम्स का।
दूसरे पार्ट में लोएस्ट रेजिस्टेंस पता करना है। तो लोएस्ट के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, हम पैरेलल में इस तरीके से। हमने पढ़ा था कि जब पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो जो टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे छोटा होता है, सबसे कम होता है, मतलब 4 से भी कम होगा। कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं, 1/R विल बी 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। इसको हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो दिस विल बी 12/24, दिस विल बी हाफ। तो यहां से हमारे पास आ गया लोएस्ट रेजिस्टेंस 2 ohms, लोएस्ट रेजिस्टेंस 2 ohms, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये बहुत कम है, बाकी सबसे छोटा। तो आप ये चीज याद रख सकते हैं, अगर आपके पास कुछ रेजिस्टर्स हैं और उनके कॉम्बिनेशन से आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस बनाना है, हाईएस्ट, तो आप उनको सीरीज में कनेक्ट करोगे। लेकिन उनके कॉम्बिनेशन से आपको लोएस्ट रेजिस्टेंस बनाना है तो आप उनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। show how you would connect 3 resistors, each of resistance 6 ohms, so that combination has a resistance of 9 ohm, part 1। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, मेरे पास 3 रेजिस्टर हैं और तीनों की वैल्यू है 6 ohms, 6 ohms, 6 ohms। ठीक है, show how would you connect 3 resistors, each of resistance 6 ohms, 3 रेजिस्टेंस 6 ohms के, show that combination has a resistance of 9 ohm। तो बेसिकली वो ये बोल रहा है कि इन तीनों को हमें इस तरीके से कनेक्ट करना है, इस तरीके से कनेक्ट करना है ताकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, 9 ohms, 9 ohms। ठीक है, देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको थोड़ा हिट एंड ट्रायल से करना पड़ता है। ठीक है, देखो कैसे हम अप्रोच करेंगे, इन तीनों को कनेक्ट करना है ताकि 9 ohms बने। देखो पहले तो आप सोचो क्या क्या कर सकते हो, क्या आप पैरेलल कनेक्शन बना सकते हो तीनों का, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करने पे क्या 9 ohm बनने का कोई चांस है? सोचो जरा, सोचो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो तीनों से कम आता है, तीनों से कम आता है, मतलब 6 से कम आएगा। लेकिन हमें तो 9 ohms बनाना है ना, हमें तो ज्यादा बनाना है। ठीक है, तो तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 6 से कम आएगा, लेकिन हमें तो 9 बनाना है। तो पैरेलल वाला ऑप्शन तो है कि पैरेलल में कनेक्ट कर दें, ऐसा नहीं। व्हाट अबाउट सीरीज, क्या मैं तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर सकता हूं? वेल देखा जाए तो सीरीज में कनेक्ट करने पे ज्यादा रेजिस्टर मिलता है और 9 जो है वो इन सबसे ज्यादा तो है, ज्यादा तो है। तो हो सकता है सीरीज में कनेक्ट करने से बन जाए। तो आप देखें, करके देखते हैं। तीनों को अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर दोगे 6 ohms, 6 ohms, 6 ohm, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ जाएगा आप क्लियरली देख सकते हो, 6 प्लस 6 प्लस 6 18 ohm आ गया, वो तो 18 ohm आ गया। लेकिन आपको कितना बना था, 9 ohm, 9 ohm। तो ये तो बहुत ज्यादा बन गया, ये भी सही नहीं है। तो पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते, सीरीज में भी कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये दोनों सबसे सिंपल टाइप के कनेक्शन होते हैं, ये दोनों आप नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? देखो और भी टाइप के ऑप्शंस हैं अगर आप ध्यान से सोचोगे तो। ठीक है, क्यों ना इसको कुछ इस तरीके से सोचा जाए, आप ध्यान से सोचो, कुछ इस तरीके से नहीं, ऐसा कुछ। 2 को तो मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और 1 को मैंने उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट दिया, ये भी तो एक ऑप्शन है, इस टाइप से तो कनेक्ट किया जा सकता है। क्या लगता है आपको, ये करना सही होगा? सोचिए जरा। नहीं, ये भी सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको 9 बनाना है, 9, 9, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो 6 से कम होगा। तो 6 जो है इन दोनों के साथ पैरेलल में, 6 जो है वो इन दोनों के साथ पैरेलल में। ठीक है, इनफैक्ट आप थोड़ा सा सॉल्व करके देख ही लो, ये दोनों जो है वो 12 है। ठीक है, ये दोनों मिलके 12 सीरीज में, और उसके साथ ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो क्लियरली इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल में है, 6 से कम होगा, 6 से कम होगा। लेकिन हमें तो 9 बनाना है, 9, तो ये पॉसिबल नहीं है, नहीं है। ठीक है, और कोई तरीका है क्या कनेक्ट करने का? एक तरीका और दिमाग में तो आ रहा है, आप ध्यान से देखें। कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके से, 6 ohms, 6 ohms, 6 ohm।
इसमें क्या लग रहा है, चांस लग रहा है, इसमें चांस लग रहा है, करके देख लेते हैं। ठीक है, करके देखेंगे। तो पहले तो ये दोनों जो है वो पैरेलल में, तो इनकी जगह पे एक रेजिस्टर आएगा। तो इन दोनों की जगह पे जो एक रेजिस्टर आएगा वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे? मान लो कि वो है आर। ठीक है, आर। तो स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है हमारे पास, आर हम ऐसे निकालेंगे, 1/r विल बी इक्वल टू, ध्यान देंगे आप थोड़ा, 1/r विल बी 1/6 प्लस 1/6, दैट इज 2/6, दैट इज 1/3। तो यहां से आ गया r इक्वल टू 3, तो ये 3 ओम हो गया। तो अगर हमने इस तरह से कनेक्ट किया है तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 हो गया। अब इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, तो समझ गए हैं आप? हाँ, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा 9 ओम्स। 9 ओम्स हो गया ना, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हमें ये पता करना था कि इन तीनों को कैसे कनेक्ट किया जाए ताकि 9 ओम्स का रेजिस्टेंस बने, 9 ओम्स का। तो इस तरह से कनेक्ट करेंगे, इस तरीके से। ध्यान दें आप, दो को ऐसे पैरेलल में, फिर तीसरे को उसके साथ। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसी उनमें ऐसे ही हीट एंड ट्रायल करके सोचना पड़ता है कि ऐसा करें तो क्या होगा, ऐसा करें तो क्या होगा, ऐसा करें तो क्या होगा। करते करते आप सही आंसर पे पहुंच ही जाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक और पार्ट था जेंटलमैन, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। अब आपको 4 ओम्स बनाना है, 4 ओम्स। इन तीनों को कनेक्ट करके 4 ओम्स बनाना है, 4 ओम्स। ठीक है, तो फिर यही प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो इसको आप जरा सोचना। ठीक है, आप पैरेलल में तीनों को कनेक्ट करके देखना। ठीक है, पहला चॉइस है पैरेलल, तो पैरेलल में तीनों को कनेक्ट करके देखना। ठीक है, तो 6 से कम तो आएगा, 6 से कम तो आएगा, लेकिन आप जब कनेक्ट करके देखोगे तो 4 नहीं आएगा। ठीक है, सीरीज का तो चांस ही नहीं है। क्यों नहीं? सीरीज में तो हमने देखा 18 आ रहा है, सीरीज का चांस ही नहीं है। फिर ये वाला देखें, ये वाला देखें करके, तो ये दोनों मिलके क्या है, 12, और फिर 12 और 6 ये दोनों मिलके कितने होंगे वो हम निकाल के देख लेते हैं। 1/12 प्लस 1/6, दिस विल बी 12, 1 प्लस 2, तो आ जाएगा 3/12, सो दिस इज 1/4। ठीक है, 1/4, तो 1/r आ गया 1/4, तो इसका मतलब r कितना हो गया, 4 ओम्स। 4 ओम्स सॉल्व हो गया, 4D तो बनाना था, तो यही सही आंसर है। इस तरीके से कनेक्ट करेंगे 4 ओम्स बनाने के लिए, इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हमें ट्राई करने पड़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ठीक है, ताकि थोड़ा आइडिया आपको लगेगा। और हालांकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं मेरे हिसाब से, तो क्योंकि कोई सेट पैटर्न नहीं है ना, आपको ऐसे हिट एंड ट्रायल से करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन है, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स, कौन से 3 रेजिस्टर्स, 2 ओम्स, 3 ओम्स और 6 ओम्स बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ए में 4 ओम्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है कि ये 3 रेजिस्टर्स हैं। ठीक है, 2 ओम्स का, 3 ओम्स का, 6 ओम्स का, इनको इस तरह से कनेक्ट करना है ताकि हमें 4 ओम्स मिल जाए, 4 ओम्स मिल जाए। ठीक है, क्या करें? तो पहला ऑप्शन तो आप ये सोच सकते हैं कि सबको सीरीज में कनेक्ट कर दें। ठीक है, सबको आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दें। क्या लगता है उससे कुछ बात बनेगी? सोचे 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 सोचे, बनेगी? नहीं बनेगी जेंटलमैन। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि अगर हम इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो तीनों से बड़ा आएगा। तीनों से बड़ा मतलब 6 से भी बड़ा आएगा, 6 से भी बड़ा। लेकिन हमें तो 4 बनाना है, तो सीरीज नहीं चलेगा। तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो क्या लगता है जेंटलमैन आपको? तो मैंने आपको बताया कि अगर हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो रेजिस्टर आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, वो तीनों से छोटा आएगा, तीनों से छोटा, तीनों से छोटा, मतलब 2 से भी छोटा, 2 से भी छोटा आएगा। लेकिन हमें तो 4 बनाना है, तो पैरेलली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करें? फिर कुछ उल्टे सीधे कॉम्बिनेशन हमें ट्राई करके देखने पड़ेंगे। व्हाट अबाउट सच ए कॉम्बिनेशन कि 2 को पैरेलल में कनेक्ट करें और 1 को सीरीज में, इस तरह से। ये मान लो 6 ले लिया, ये 2 और ये 3, मतलब ऐसे हिट एंड ट्रायल से कर रहा हूं मैं। तो क्या ऐसा कुछ लगता है आपको किया जा सकता है? जरा सोचे 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 सोचे। नहीं कर सकते जेंटलमैन। क्यों नहीं? आप सोचें, ये 6 है, ये इन दोनों के साथ सीरीज में है। ठीक है, ये 6 है, ये इन दोनों के साथ सीरीज में, तो क्या होगा, इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो 6 से ज्यादा आएगा, 6 से ज्यादा आएगा, 6 से ज्यादा। लेकिन हमें 4 बनाना है, नहीं हो पाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसका निकाल के देख लो। इसका निकालना आपको आता है, ये दोनों पैरेलल में, फिर इसके साथ सीरीज में, तो आप निकाल के देखोगे ना तो 6 से ज्यादा आएगा, 6 से ज्यादा आएगा, तो 4 तो आ ही नहीं सकता, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर कुछ और सोचो, कोई और सोचो,
यही स्ट्रक्चर में अगर अपन ऐसा करें कि 6 ओम्स नहीं रखे यहां पे, से 2 ओम्स रख देते हैं। 6 ओम्स मैंने यहां शिफ्ट कर दिया और 3 ओम्स यहां, ठीक है। अब आप अगर आधा सोच रहे कि मैंने 2 ही यहां पे क्यों सोचा, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। आप 3 भी यहां सोच सकते हो और 2 यहां पे, और फिर कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। क्या इसमें क्या चांस लग रहा है आपको, होगा? सोचे सोचे, चांस तो लग रहा है, चांस तो लग रहा है। क्यों? यहां पे 2 से बड़ा आएगा, 2 से बड़ा आएगा, 2 और फिर ये उसके साथ सीरीज में 2 से बड़ा आएगा और 4 बनाना है, तो चांस तो है। बट पक्का तो तभी पता चलेगा जब कैलकुलेट करके देखेंगे। तो देखते हैं कैलकुलेट करके भाई। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, तो अब देखें, ये 2 ओम्स को मैं वैसे ही रहने देता हूं, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो 1/r विल बी 1/6 प्लस 1/3, ये आ जाएगा 6 1 प्लस 2, दिस विल बी 3/6 यानी 1/2। यहां से हमारे पास r आ गया 2 ओम्स, 2 ओम्स। तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो 2 ओम्स बना रहा है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब ये दोनों 2 मिलके 4 बना देंगे। ये जो था हमारा, ये राइट चॉइस है, मतलब इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपने देखा कैसे हम हीट एंड ट्रायल करते करते यहां तक पहुंचे, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें एक और पार्ट भी है, बी पार्ट, वो भी देखते हैं, वो आप खुद से सोचिए। अब मैंने बताया ना आपको, अब आप इसको खुद से सोचे, नहीं हो तो फिर मेरा सोल्यूशन देखें। तो मेरा सोल्यूशन देखें आप, पहले सोचे अगर सीरीज कनेक्शन करते हैं तीनों का तो कोई चांस बनता है क्या? सोच लिया होगा आपने, डेफिनेटली बहुत ही आसान है, कोई बेवकूफ भी सोच सकता है कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में तीनों से बड़ा रजिस्टर बनेगा, मतलब 6 से भी बड़ा, 6 से भी बड़ा। मुझे तो 1 बनाना है, नो चांस। ओके, ये तो फ्लॉप हो गया। तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, तीनों को ही पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो चांस बनता है क्या? सोचिए सोचिए सोचिए, तीनों को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो तीनों से छोटा रजिस्टर मिलेगा, मतलब 2 से भी छोटा, 2 से भी छोटा। और हमें 1 बनाना है यार, चांस तो लग रहा है, चांस तो लग रहा है। अगर तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो तीनों से छोटा रजिस्टर आता है, मतलब 2 से छोटा आएगा। तो हमें बनाना 1 है जो कि 2 से छोटा है, तो चांस तो लग रहा है कि हो सकता है बन जाए। तो फिर करके देख लेते हैं कि अगर हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, 2 ओम्स, 3 ओम्स एंड 6 ओम। देखते हैं इनका इक्विवेलेंट कितना आता है। 1/r इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। दिस विल कम आउट टू बी 6, 3 प्लस 2 प्लस 1। ये कितना आ गया? 6/6, दैट इज 1। इसका मतलब r इज 1। ग्रेट गाइज, ग्रेट। यानी कि तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 आ रहा है, और वही हमें बनाना भी था। इसका मतलब तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है, यही हमारा सही चॉइस है, ठीक है। दिस इज आंसर। तो आप देख सकते हैं बी पार्ट बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है, क्योंकि जो दूसरा चीज हमने ट्राई किया वही सही आ गया, ठीक है। जबकि ए पार्ट में चौथे बार में आंसर आया था। तो ऐसा होता है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। हीट एंड ट्रायल आप कर रहे हो तो कई बार पहला ही तुक्का लग जाएगा, कई बार बहुत आगे तक जाना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइसेज इन सीरीज एंड पैरेलल। तो आप सपोज करें हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जैसे कि बल्ब है, कई सारे, तो उनको हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं जैसे यहां किया गया है, या पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें हमारे घर में भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, बिल्कुल होता है। उसी इलेक्ट्रिक सर्किट में फैन कनेक्टेड होता है, टीवी कनेक्टेड होता है, रेफ्रिजरेटर कनेक्ट होता है, बल्ब कनेक्टेड होता है, और डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं, और वो काम करते हैं, वो चलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है हमारे घर में ये जो डिवाइसेस होते हैं वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं या फिर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं? क्या लगता है आपको? एक्चुअली हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें जो डिवाइसेस होते हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल कनेक्शन में होते हैं। क्यों पैरेलल कनेक्शन में होते हैं? क्योंकि पैरेलल कनेक्शन के कुछ फायदे होते हैं कंपेयर टू सीरीज कनेक्शन। तो क्या फायदे होते हैं वही हम देखेंगे। तो पहला एडवांटेज पैरेलल का देखते हैं हम। जैसे आप सपोज करो 3 डिवाइसेस सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो अगर आपने स्विच ऑन किया तो सबके सब ग्लो करेंगे, सबके सब ग्लो करेंगे। स्विच ऑफ कर दिया तो सबके सब ऑफ हो जाएंगे, तीनों ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या तो तीनों ऑन रख सकते हैं हम, क्या तो तीनों को ऑफ, ठीक है। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में अगर डिवाइसेस है तो आप सबके साथ स्विच लगा सकते हो।
जैसे आप देखें यहां पे ये स्विच ऑफ है तो ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ऑफ है। ये दोनों स्विच ऑन है तो ये दोनों बल्ब ग्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये बल्ब ऑन करना है तो आप क्या कर सकते हो, इस स्विच को ऑन कर लोगे। इस बल्ब को ऑफ करना है तो क्या करोगे, इस स्विच को ऑफ कर दोगे, ठीक है। तो पैरेलल में आप डिवाइसेस को अगर कनेक्ट करते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो किसको ऑन रखना है और किसको ऑफ, बट सीरीज में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अब आप सोच सकते हैं कि घर में हमें पैरेलल कनेक्शन यूज करना चाहिए या सीरीज में। अगर हम सीरीज कनेक्शन यूज करेंगे घर में तो ऑन होगा तो टीवी, रेफ्रिजरेटर, बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर सब कुछ साथ साथ ही ऑन होगा या फिर सब कुछ साथ साथ ही ऑफ होगा, ऐसा थोड़ी हमें चाहिए। तो ऑब्वियसली हम पैरेलल कनेक्शन यूज करेंगे ताकि हमें जब बल्ब चाहिए तो हम बल्ब को ऑन करेंगे, जब फैन चाहिए तो फैन को ऑन करेंगे, जब टीवी चाहिए तो टीवी को ऑन करेंगे। आप समझ रहे हो बात, वही लिखा हुआ है यहां पे। इन सीरीज कनेक्शन either all devices are on or all devices are off, ठीक है। either all devices are on or all devices are off, ठीक है। but in parallel connection devices can be selectively switched on or off। दूसरा एडवांटेज देखते हैं पैरेलल का। अब देखिए अगर 3 डिवाइसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है, और सपोज करो ये खराब हो गया है, ये जो है वो खराब हो गया है, हालांकि ये दोनों अभी भी ठीक है, ओके। तो अब क्या होगा, जब आप स्विच को ऑन रखोगे तो ये तो अब चलना नहीं है क्योंकि ये खराब हो गया, तो आप एक्सपेक्ट करोगे ये दोनों तो चले, बट अब क्या होगा, ये दोनों भी नहीं चलेंगे। खराब सिर्फ ये हुआ है लेकिन अब ये दोनों भी नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार ये खराब हो गया ना तो हमारा लूप यहां से ब्रेक हो गया, ठीक है। तो अब कोई भी बल्ब नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये पैरेलल में है जैसा कि यहां पे दिखाया जा रहा है, तो अगर मान लो ये बल्ब खराब हो भी जाता है ना तो ये दोनों चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखें इसका जो लूप है उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है, वैसे इसके लूप में भी फर्क नहीं आएगा। देखिए आप यही लिखा गया है, इन सीरीज if one device fails all devices will turn off, ठीक है, सबके सब बंद हो जाएंगे। इन पैरेलल if one device fails, अगर एक डिवाइस फेल हो जाता है, rest all work fine, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा एडवांटेज है। जैसे शादियों में, मतलब लोगों की बर्बादियों में, एनीवेज हम फिजिक्स पे कंसेंट्रेट करेंगे, शादियों में नहीं। एनीवेज शादियों में आपने ऐसे डेकोरेशन देखी होंगी बिल्डिंग्स की, उसमें ये जो बल्ब्स होते हैं, ये छोटे छोटे बल्ब्स जो लगाए जाते हैं, ये सारे जो होते हैं वो सीरीज में होते हैं, और उससे प्रॉब्लम भी आती है। ये सारे सीरीज में लाइन से, और आप सोचो कि ये बल्ब काम करना बंद कर गया, ये बल्ब काम करना बंद हो गया, तो अब क्या होगा, ये सारे के सारे बल्ब्स जो हैं, सारे के सारे बल्ब्स ये लाइन से सारे के सारे बल्ब्स ऑफ हो जाएंगे, सारे ऑफ हो जाएंगे। तो ये तो गलत बात है ना यार, सही नहीं है। सिर्फ एक बल्ब खराब हुआ लेकिन ऑफ सारे के सारे हो जाएंगे। और प्रॉब्लम इतनी नहीं है, अब सोच के देखो, प्रॉब्लम इतनी नहीं है, और भी है। क्या प्रॉब्लम है? अगर ये सारे के सारे ऑफ हैं, तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा खराब है? पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन सा खराब है? सबके सब ऑफ है, खराब ये था लेकिन सबके सब ऑफ हो गए, तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा खराब है? तो उसको बदल दें हम जाके, पता ही नहीं चलेगा। तो एक बल्ब खराब होने के कारण क्या होता है, पूरा का पूरा ऑफ हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कौन सा खराब है। तो इस पूरे के पूरी ये जो चेन होती है उसको हटा के दूसरी चेन लगानी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि सीरीज में कनेक्शन करने का क्या डिसएडवांटेज होता है। तीसरी एडवांटेज देखते हैं पैरेलल का। जैसे आप देखो, घर में एक बल्ब भी हमारे पास और एक टीवी भी है। सपोज करो हमने दोनों को ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो दोनों में करंट क्या होगा, सेम फ्लो करेगा, ठीक है। और सोचो, क्या बल्ब को भी उतना ही करंट चाहिए होगा जितना टीवी को चाहिए होगा? क्या बल्ब को भी उतना ही करंट चाहिए होगा जितना टीवी को? ऐसा नहीं होता है। अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग अमाउंट का करंट चाहिए होता है ठीक से काम करने के लिए। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, डिफरेंट डिवाइसेस नीड डिफरेंट करंट्स फॉर प्रॉपर वर्किंग। डिफरेंट डिवाइसेस नीड डिफरेंट करंट्स फॉर प्रॉपर वर्किंग। हर डिवाइस को अलग अलग करंट चाहिए होता है ढंग से काम करने के लिए।
बल्ब को अलग करंट चाहिए होता है, टीवी को अलग करंट चाहिए होता है, रेफ्रिजरेटर को अलग करंट चाहिए होता है, ठीक है। जितना हैवी डिवाइस होता है, जितना हैवी डिवाइस उसको उतना ज्यादा करंट चाहिए होता है, ठीक है। तो इन दोनों को अलग अलग करंट चाहिए, ठीक है, ठीक से काम करने के लिए। लेकिन आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो प्रॉब्लम हो गई ना, क्यों? क्योंकि सीरीज में तो दोनों को सेम करंट मिलेगा। तो यही है प्रॉब्लम, इन सीरीज ऑल डिवाइसेस विल गेट सेम करंट, ठीक है, जबकि उनको चाहिए अलग करंट। पैरेलल में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने टीवी और बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है, तो इसमें कुछ अलग करंट I1 फ्लो कर सकता है और इसमें I2, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इन पैरेलल डिफरेंट डिवाइसेस गेट डिफरेंट करंट्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।